अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम अपनी कंप्यूटर साइंस लेक्चर वाली प्लेलिस्ट को रिज्यूम कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक आपको हैरान परेशान कर देगा क्योंकि ये चीज़ आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंटेशन का डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है DNA कंप्यूटिंग। ये वो कंटेंट है जो हम अगले 15 मिनट में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जिस DNA की हम बात कर रहे हैं वो मेडिकल साइंस वाला DNA ही है। इस टेक्नोलॉजी का मकसद मेडिकल और कंप्यूटर साइंस दोनों को मिलाकर ऐसे फास्ट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना था जो किसी ने कभी भी वहमो गुमान में भी नहीं रखे हों। तो आइए पहले थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंटरनेट पर जितना भी डेटा स्टोर है, चाहे वो पिक्चर्स हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या टेक्सचुअल डेटा हो, इसकी एग्जैक्ट साइज तो बताना मुश्किल है, लेकिन रिसर्च से ये एस्टिमेट लगाया गया है कि इंटरनेट के ऊपर स्टोर डेटा की साइज 15 ज़ेटाबाइट है। तो आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं आपको कहूँ कि इंटरनेट के ऊपर तमाम डेटा को इस छोटे से ग्लास के अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसा मैं तब कर सकता हूँ अगर मैं DNA को एज अ स्टोरेज मीडियम यूज़ करूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि DNA की डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अक्सर आपने ऐसे रिसर्चेस में सुना होगा कि हज़ारों लाखों साल बाद मिलने वाले DNA के अंदर से लोग डायनासोर की नस्ल, उसकी हाइट, उसके दांत, वो क्या खाता था, उसके पर थे या नहीं, ऐसे बहुत सारे डेटा के बारे में पता कर लेते हैं। इंसान की खुद की भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसके DNA में ही स्टोर्ड होती है। ये अमाउंट मैं आपको आगे भी जाके बताऊंगा। तो ये बात तो आपको पता है कि DNA की डेटा स्टोरेज और उसको सालों बाद रिट्रीविंग करने की कैपेबिलिटी नाकाबिले यकीन है। तो बात यहाँ से शुरू हुई कि जब इंसान ने सोचा कि वो DNA को स्टोरेज मीडियम के तौर पर कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ के साथ मिला के उससे फ़ायदा हासिल कर सके। इसकी शुरुआत 1950 में हुई जब रिचर्ड फेमन ने अपने रिसर्च में सब माइक्रोस्कोपिक कंप्यूटर का जिक्र किया, लेकिन हकीकी तौर पर एक्सपेरिमेंट इसका 1994 में हुआ जब लियोनार्ड एडलमैन ने यह अनाउंस किया कि उन्होंने DNA के ज़रिए एक इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम सॉल्व किया है, यानी ऐसा प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉपर एल्गोरिथम नहीं था। इस प्रॉब्लम को 7 पॉइंट्स हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम भी कहते हैं। इसे सॉल्व करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस प्रॉब्लम के लिए ऑपरेशंस की एग्जीक्यूशन का हाईली पैरेलल होना बहुत ज़रूरी था। इनिशियल एक्सपेरिमेंट के बाद से लेकर अब तक इस फील्ड में कई एडवांसमेंट्स आई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। DNA कंप्यूटिंग कंप्यूटर साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें DNA, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसी चीज़ें एज अ हार्डवेयर टूल इस्तेमाल की जाती हैं बजाय सिलिकॉन चिप्स के जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती हैं। यानी कि ये टेक्नोलॉजी आम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मुकाबले में बिल्कुल अलग और सुपर फास्ट है। DNA कंप्यूटिंग का मेन मकसद डेटा को स्ट्रैंड्स में इनकोड करके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एज अ टूल इस्तेमाल करके कंप्यूटेशनल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। लेकिन उसके लिए सवाल ये उठता है कि आप अपने डेटा को DNA तक कैसे पहुंचाएंगे, यानी कि उसकी इनकोडिंग का क्या तरीका होगा। तो उसके लिए जिस तरह आम कंप्यूटर्स में बाइनरी डेटा इस्तेमाल होता है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को इनकोड किया जाता है, उसी तरह DNA कंप्यूटर्स में 4 इनकोडिंग कैरेक्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, AGCT। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि फॉर सपोज अगर 0A है तो 1G है, इसी तरह C का एक कैरेक्टर होगा और T का एक अलग कैरेक्टर होगा। इन 4 न्यूक्लियोटाइड से DNA का एक स्ट्रैंड बनता है। दोस्तों जब आम कंप्यूटर सिर्फ डेटा को 0 और 1 दो कैरेक्टर्स में इनकोड करने के बाद बड़े बड़े चैलेंजेस सॉल्व कर लेते हैं, तो जब डेटा को 4 कैरेक्टर्स में इनकोड किया जाएगा तो उसके बाद मिलने वाली परफॉर्मेंस का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि DNA कंप्यूटर्स अपने मैसिव पैरेललिज्म की वजह से ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स को आसानी से मात देने की रफ्तार रखता है। अब इसकी कुछ बेसिक्स और ओरिजिन डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में ये फील्ड क्या है और कैसे काम करती है। दोस्तों एक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आपको कंप्यूटर में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करवाना है तो आपके सिस्टम में थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस एक साथ एक वक्त में पैरेलली करने की एबिलिटी हो। इस वक्त एक लिमिट तक हमारे कंप्यूटर्स ऐसा करने में कामयाब हैं,
पर जैसे ही वक्त गुजर रहा है चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, इसलिए कंप्यूटर्स की दुनिया में मज़ीद पैरेललिज्म के इनकलाब की ज़रूरत है। तो डीएनए कंप्यूटर का मकसद यही है कि डीएनए की प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैसिव पैरेललिज्म इम्प्लीमेंट किया जाए। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि डीएनए के सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब में ट्रिलियन की तादाद में स्ट्रैंड्स होते हैं। एक ऑपरेशन इन तमाम स्ट्रैंड्स पर एक ही वक्त में पैरेलली एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि एक प्रॉब्लम के कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस किस स्पीड से आपको मिलेंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से इस टेक्नोलॉजी को कंप्यूटेशनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं पैरेलल सर्च के थ्रू। डीएनए कंप्यूटर में कंप्यूटेशन किसी टेस्ट ट्यूब या ग्लास स्लाइड जो कि 24 कैरेट गोल्ड से कोटेड हो उसमें होती है। इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों स्ट्रैंड्स की सूरत में होते हैं। आउटपुट हासिल करने के लिए स्ट्रैंड्स पर मल्टीपल बायोलॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे सिंथेसाइजिंग, मिक्सिंग, एनीलिंग, मेल्टिंग और एम्पलीफाइंग वगैरह वगैरह। वक्त की कमी के बायस हम इनकी डिटेल को डिस्कस नहीं करते, तो आगे बढ़ते हैं। आम कंप्यूटर की तरह डीएनए कंप्यूटर को डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर डिपेंड नहीं होना होता, बल्कि ये केमिकल रिएक्शन से रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। बायोलॉजी की ज़बान में जिसे रिएक्शन का कैटलिस्ट कहते हैं, वो डीएनए कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर की तरह टास्क परफॉर्म करता है। लियोनार्ड एडलमन ने 1994 में जो प्रॉब्लम सॉल्व किया यूजिंग डीएनए, वो एक पाथ सर्च प्रॉब्लम था जिसमें फर्स्ट पोजीशन से 7th पोजीशन तक पहुंचना टास्क था। आमतौर पर कंप्यूटर्स इसे सीरियल अप्रोच से सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत स्लो अप्रोच है, जिसे ब्रूट फोर्स सर्च भी कहा जाता है। इसे पैरेलली सॉल्व करना अपने आप में एक चैलेंज था जो डीएनए के थ्रू एडलमन ने सॉल्व करके दिखाया। अब बात करते हैं उन ज़रूरियात की जिनकी वजह से डीएनए कंप्यूटिंग को अमल में लाने की कोशिशें शुरू हुई। इस वक्त जो एडवांस कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो 1 सेकंड में मिलियंस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, बट कुछ चैलेंजेस ऐसे भी हैं जिनकी वजह से परफॉर्मेंस उनकी भी फीकी पड़ जाती है। और दूसरी बात ये कि जो कंप्यूटर्स 90s में क्रिकेट ग्राउंड की साइज़ के हुआ करते थे वो अब इस कदर छोटे हो गए हैं कि आपकी पॉकेट में आ जाते हैं, बट स्टिल इन कंप्यूटर्स की साइज़ को आप एक लिमिट तक कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से डीएनए कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट पर जोर दिया गया। वीज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो इसराइल में है, उसकी रिसर्च टीम ने ऐसी डिवाइस बनाई जो डीएनए को यूज़ कर सकती थी, और रिसर्च सुपरवाइज़र ने ये बताया कि ये डिवाइस 330 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकती है, जो आपके फास्टेस्ट पीसी से भी 1 लाख गुना ज़्यादा रफ्तार है। इसके बाद जो रीज़न बना वो थी इंफॉर्मेशन स्टोरेज कैपेसिटी, जो मैं आपको एक फिगर बता के समझाता हूँ। इंसान की पूरी बॉडी में जितना डेटा होता है वो साइंटिस्ट के एस्टिमेट के मुताबिक 45 ट्रिलियन जीबी होता है, जो उसके डीएनए में स्टोर होता है। डीएनए के 1 ग्राम में 1 एक्साबाइट डेटा स्टोर होता है, और एक एस्टिमेट के मुताबिक इंसान की बॉडी में 200 ग्राम डीएनए होता है। तो आप सिर्फ अगर कैलकुलेटर से अंदाज़ा लगाने भी बैठें कि ये कितना डेटा है तो आपको इसके लिए घंटा लग जाएगा। तो इतनी आला स्टोरेज कैपेसिटी भी एक वजह है कि हम डीएनए कंप्यूटर्स का फ्यूचर ब्राइट देख सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब, गूगल और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में डेटा इतनी स्पीड से अपलोड होता है कि उन्हें हर घंटे बाद हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करनी पड़ती है। ऑब्वियसली ज़्यादा स्टोरेज का मतलब ज़्यादा स्पेस कवर करना है, बट अगर डीएनए को स्टोरेज मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो आप बिलियन टाइम्स लेस स्पेस में ट्रिलियन टाइम्स मोर डेटा स्टोर कर सकते हैं। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पर तो हम बात कर ही चुके हैं। 1 ग्राम डीएनए में 1 एक्साबाइट डेटा स्टोर हो सकता है। ये कितने जीबीज है ये आपकी स्क्रीन पर वाज़ेह है। तो दोस्तों, ये वजूहात थी जिनकी वजह से इस फील्ड में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। डीएनए कंप्यूटिंग का ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए स्क्रीन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।